एक तो उन्होंने 62 वाला कहा, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का हो, 13 का हो, कोई और इलेक्शन हो, उसके अंदर जो कुछ हम करते हैं उसका क्या हमारी लॉजिक है, मैं समझने से कासिर हूँ कि आधी रात को आपके सिस्टम बंद हो जाते हैं, कभी डबल स्टैंपिंग का, कभी 35 पेंचर का, कभी कोई और वाला सामने आ जाता है। तो हम बड़ी अवॉइड कर सकते हैं ना इस चीज़ों को। वलीद इकबाल इलेक्ट हो जाए या दानियाल चौधरी इलेक्ट हो जाए, दोनों सच्चे पाकिस्तानी हैं ना, इसी कौम के बेटे। हमें इससे क्या, अगर कौम इनको वोट देती है या उनको वोट देती है, जो मुंतखब हो आ जाए। देखें, जो पहला वाला इशू है वो तो बड़ा क्लियर है कि इस तरह के जो जब आपकी महाजराई होती तो फिर आप कहेंगे कि जब 1948 में या 47 में जब शुरू हुआ उस वक्त भी अगर हम चले जाते तो शायद हम पठानों के साथ मिलकर उसको कब्जा कर लें। इसे 62 में हुआ, फिर जब ये कारगिल का इशू हुआ उस वक्त भी हम बड़े करीब थे अगर हम सप्लाई लाइन और अपनी सप्लाई चेन को। तो कारगिल क्या राइटली प्लान था? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इट वाज पोरली प्लान्ड, और मे बी अगर हम ये कहें कि वन साइडेड था और वन फोर्स कॉन्सेप्ट था, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल बिकॉज देयर आर मेनी सच कंट्रोवर्सीज व्हिच वी। सो जो हम बात कर रहे थे, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर फोकस करें कि मिलिटरी सोल्यूशन, वो तो नहीं निकलने लगा। और आज तो मिलिटरीली आप ये सोचे ही ना। तो इसलिए हमारी तवज्जो बिल्कुल जो आपने निशानदेही की वो है डिप्लोमेटिक फ्रंट। और डिप्लोमेटिक फ्रंट में जब आपकी रेलेवेंस बन जाती है, जब फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, उसको आपने कैसे एक्सप्लॉइट करना है और कितनी जल्दी और कितने इफेक्टिवली। हमारी जंग की टर्म में कहते हैं इफेक्ट बेस्ड जो इम्पैक्ट या इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल है नदीम भाई, ये वो वक्त है जबकि इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। इंडिया कॉर्नर हुआ है, चीखें निकल रही हैं, मोदी को प्रेशर बहुत है, उसकी जो अपोजिशन है वो भी खुल खुला के आ गई है। उन्होंने उसको एक फेलियर प्राइम मिनिस्टर और फेलियर, और ये अभी कंटिन्यू करना है उसके ऊपर दबाव, ये रिवर्स नहीं होना, ये बरकरार रहना। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे हम कह रहे हैं कि जिसमें तमाम मकातबे फिक्र को लेके एक हम आहंगी के साथ। हम आहंगी कैसे आए सर? अभी जो वलीद साहब ने इतनी लंबी चार्जशीट गिनवाई, मैं कहूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा ना। नहीं, और ये हर दौर में होता रहा, तो हम क्यों नहीं इससे बाज आते? देखें, ये तो आपको अपने इंस्टीट्यूट्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है, मेरा ये शोभा नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ये आज की नहीं दास्तान, ये दास्तान तो कब से शुरू हुई, और उसमें किसी एक फरीक को आप मोड़ दे, एक बंदा नहीं है, तो कंटिन्यूस सारे कंटिन्यूड हैं और सारे शामिल हैं। कहीं हम कमज़ोर हो जाते हैं, कहीं आप लोग कमज़ोर हो जाते हैं मीडिया के एहतराम के साथ, और कहीं सियासतदान भी। तो जब तक सर आप एक अपनी स्ट्रेटजी और अपनी क्लियर माइंडसेट, आपने खुद ही कहा 2018 में कुछ हुआ, फिर 2000 अगले में कुछ हुआ, उससे पहले में भी कुछ हुआ, शायद एक आध इलेक्शन के कोई भी इलेक्शन ऐसा फेयर तो शायद हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरा क्या रोल रहा, मैंने किस तरफ बायसेस किए। तब जब आप इसको अपने अपने बायसेस को सामने लेके आएंगे, कंसोलिडेट करके आपस में बैठेंगे, तो ज़रूर हल निकलेगा। मैं तो इसमें बड़ा पुरुमीद हूँ। हल निकलेगा जब आप बड़ा पन लेके, और जिसके पास बड़ा पन है वो उससे ज़्यादा बड़ा पन लेके सबके साथ बैठे और इसका हल निकाले। सर ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन वो नून लीग वालों का नारा था वोट को इज्जत दो। तो बहुत सारे पाकिस्तान के वो लोग जो फैसला करने की पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, जिनके पास ताकत है, मेरे पास तो नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट, उससे सवाल उठाता हूँ। तो अगर उसी वोट को इज्जत रहने दें, मुंतखब हो जाने दें जो मुंतखब होता है, मैं कहता हूँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है, कोई एक भी इनमें ऐसा नहीं है पार्लिमान के अंदर जो अंदर बैठा हुआ है, जो इलेक्शन हार के बाहर बैठा हुआ है, कि जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन सर आप तो हम वो खेल खेलते ही क्यों हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है? आप ये भी बताएं ना कि आप कहते तो हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन आप उसके लिए कुछ करें भी सही, फिर आप हमें इज्जत आप भी तो मिलकर सोचें ना, आपने क्या किया। जब आप हमें देखें, आप याद रखिएगा, पानी अपनी जगह बनाता है। जब आप प्लेस छोड़ेंगे तो किसी और की प्लेस बनेगी, आप प्लेस नहीं देंगे किसी और की जगह नहीं बनेगी। एयर मार्शल साहब, पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैंने वो 5 अगस्त का एक लंबा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन कल से वो खबरें पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि वैली के ऊपर भी एक नई कुछ चीज़ आने वाली है। 15 अगस्त को ऐलान करेंगे, लद्दाख पे भी कुछ करेंगे, जम्मू पे भी कुछ करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारा कुछ अगर पता है मुझे, या एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ, तो मेरे एक्शंस क्या है? सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों तक एहतजाज, या पूरी दुनिया के सामने वो पैगाम, अपना मैसेज भी रखना? क्या करना चाहिए? नदीम भाई, बड़ा अच्छा आपने प्रियम्बल दिया, तो उसके बाद कोई रह तो नहीं जाते, आपने सारी चीज़ का अहाता कर लिया। लेकिन बात यह है कि ये तो बात नाकाबिल तरदीद है कि कश्मीर इज़ द बेसिक इशू, बाकी पानी ये सब मेरे ख्याल में हल हो जाएंगे।
कश्मीर का मेरी ज़ाती नज़र में मुझे कोई जल्दी से उसका कोई हल नज़र आता नहीं आता, लेकिन हल कैसे होगा? देखिए, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी हमने बहुत कर लिया, बहुत ह्यूमन चेन बना ली, इसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो कि हम सोचते हैं या समझते हैं। और इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, वो जो मोदी जो कि जिस तरह जाके ट्रंप को मिलता था, जैसे वो कहते हैं कुंभ के मेले विछड़े पर आ गया, या ही वॉज टारगेटेड एज अ प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर, बट आई थिंक ही इज़ लूजिंग दैट। और हम उसके बेस में आई लव यू के तहत हम थोड़ा सा करीब हो रहे हैं। ये बात तस्लीम शुदा अमर है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी आज भी चल रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता, और चलती रहेगी, और उसमें सफारतकार भी हैं, फौजी जर्नैल भी हैं, ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये वक्त अब ऐसा आ गया है, अगर हम इस हल को सही तरह से जामे तरीके से प्रोजेक्ट करके, इन्फ्लुएंस करके, फैक्ट्स फिगर के साथ हल नहीं करेंगे तो ना हम तरक्की कर सकते हैं। इंडिया हमसे बेहतर ज़रूर है, लेकिन हमें तो अपना एनालिसिस करना है। आज के हालात को हमने ज़रूर एक्सप्लॉइट करना है। फ्रेंडशिप, आपकी जो बायसेस आ रही हैं, जो आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, उसको एक ठोस मजबूत हिकमत अमली के साथ, जिसमें तमाम अहले फ़िक्र को और तमाम अहले जो भी इन्वॉल्व होता है, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन के लोगों को लेके जाएं, आप सॉफ्टवेयर इमेज बनाने के लिए दानिश्वरों को लेके जाएं, तालीम याफ्ता तबके को लेके जाएं, बहुत टैलेंट है आपके पास, लिखने वाले लोग हैं, इनको लेके एक मजबूत स्ट्रेटजी के तहत, सबूत के तहत आप जो लोगों को जाके बताएं कि साउथ ईस्ट एशिया का अमन, पाकिस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के जो अवाम में गुर्बत है, 80% में गुर्बत है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इसके सलूशन में है, और हम दोनों मुल्क आपस में नहीं कर सकते। इसके लिए बाहर से ही स्ट्रेटेजिक आपको हेल्प चाहिए, और बिल्कुल बुनियादी नुक्ता आप वही रखें जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था, जो नेहरू ने भी माना था और जो इंडिया में भी सब्सक्राइब्ड है। इसके अलावा आप ट्रैक 2 पे जो मर्जी करते हैं। बिल्कुल सही। एक तो उन्होंने 62 वाला कहा, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का हो, 13 का हो, कोई और इलेक्शन हो, उसके अंदर जो कुछ हम करते हैं उसका क्या हमारी लॉजिक है, मैं समझने से कासिर हूँ कि आधी रात को आपके सिस्टम बंद हो जाते हैं, कभी डबल स्टैंपिंग का, कभी 35 पेंचर का, कभी कोई और वाला सामने आ जाता है। तो हम बड़ी अवॉइड कर सकते हैं ना इस चीज़ों को। वलीद इकबाल इलेक्ट हो जाए या दानियाल चौधरी इलेक्ट हो जाए, दोनों सच्चे पाकिस्तानी हैं ना, इसी कौम के बेटे। हमें इससे क्या, अगर कौम इनको वोट देती है या उनको वोट देती है, जो मुंतखब हो आ जाए। देखें, जो पहला वाला इशू है वो तो बड़ा क्लियर है कि इस तरह के जब आपकी महाजर आई होती तो फिर आप कहेंगे कि जब 1948 में या 47 में जब शुरू हुआ, उस वक्त भी अगर हम चले जाते तो शायद हम पठानों के साथ मिलकर उसको कब्जा कर लें। इसे 62 में हुआ। फिर जब ये कारगिल का इशू हुआ, उस वक्त भी हम बड़े करीब थे, अगर हम सप्लाई लाइन और अपनी सप्लाई चेन को। तो कारगिल क्या राइटली प्लान था? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इट वाज पोरली प्लान्ड, और मे बी अगर हम ये कहें कि वन साइडेड था और वन फोर्स कॉन्सेप्ट था, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज देयर आर मेनी सच कंट्रोवर्सीज व्हिच वी।